हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो कल आपने 12th क्लास की फिजिक्स की पहली क्लास देखी थी, उसी के अकॉर्डिंग आज वही फिजिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास की। कल हमने देखा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पदार्थ का वे गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का वे गुण है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी विद्युत आवेश है वो दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे? एक तो धन आवेश। ये कौन सा? धन आवेश। दूसरा कौन सा था? ऋण आवेश। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश कब आता है? किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आता है? त्यागने पर क्या आएगा? आएगा त्यागने पर धन आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आवेश आता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या आता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। समझ आ रहा है? उसी के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे कि आवेश का एक गुण किस किस प्रकार के होते हैं। आवेश पदार्थ का वे गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होते हैं या इसका अनुभव होता है। दूसरा, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। कोई भी पदार्थ है, मान लो किसी पदार्थ में सामान्य थे या उदासीन अवस्था में क्या होगा? उदासीन कह सकते हैं। उदासीन स्थिति में होगा। उदासीन स्थिति में क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो वो उदासीन होगी। और अगर मान लो वो पॉजिटिव या धनात्मक कब होगा? जब प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और ऋणात्मक आवेश कब होगा? जब प्रोटॉनों की संख्या कम हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। उसके आगे बात कर लेते हैं किसकी? तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम देखते हैं कि समान समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। देखना आगे। प्रतिकर्षित। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश क्या करेंगे? आकर्षित। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करेंगे? आकर्षित। उसी में आगे देखेंगे, क्या देखेंगे? कोई आवेशित कण किसी उदासीन बिंदु को या विपरीत आवेश कण को आकर्षित करता है, लेकिन समान आवेश के कण को हमेशा प्रतिकर्षित करेगा। अब इसके बाद मात्रक की बात कर लेते हैं। तो आपने कल देखा था Q इजिकल टू क्या था? आई टी। Q इजिकल टू क्या होता है? Q इजिकल टू आई और टी। और उसकी वजह से आई की धारा क्या होती है? A1 और T1। ये इसकी क्या होगी? विमा। इसकी विमा। और इसका मात्रक की बात कर लेते हैं तो मात्रक क्या होगा? मात्रक सबसे छोटा मात्रक तो होता है कूलाम। क्या होगा? कूलाम। जिसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये किसके बराबर होगा? धारा क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर होगा। और सबसे बड़ा मात्रक की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? फेराडे। बड़ा मात्रक वो होता है फेराडे। देखना, फेराडे होता है। एक फेरड बराबर या फेराडे बराबर कितना हो रहा है? 3500 कूलाम। और उसी के आगे हम देखेंगे क्या? एक गुलाम बराबर कितने स्टेट गुलाम होते हैं? एक गुलाम बराबर 9 × 10 की घात या 3 × 10 की घात 9। 3 × 10 की घात 9 स्टेट गुलाम होंगे। उसी के आगे इसकी विमा दे के लिए A1 T1 होगी। अब आवेश आवेश स्थानांतरित होता है, यानी आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का या आवेश को स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश स्थानांतरण स्थानांतरण होता है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा कि आवेश सदैव द्रव्य से बद्ध रहता है, यानी आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। यद्यपि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, फिर आवेश संरक्षित रहता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, संरक्षित रहता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। आवेश संरक्षित रहता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं किस पर? तो आवेश की वेग पर निर्भरता। तो आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश है वो आवेश वेग पर
निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। अब उसके आगे और बात कर लेते हैं कि आवेश विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या विद्युत क्षेत्र करेगा। इसके अलावा एक चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। फिर है बिंदु आवेश। यदि किसी निश्चित आकार की आवेशित वस्तु के कारण इसके बाहरी उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम का नियम का पालन करता है, ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है। उदाहरण के लिए एक विलगित आवेशित गोला सतह के समीपस्थ बिंदुओं पर दूरस्थ बिंदुओं के लिए विद्युत आवेश की तरह व्यवहार करेगा। अब है चालक पर आवेश। अब कोई आवेशित वस्तु है या कोई आवेशित गोला है तो उस पर आवेश कहाँ पर अधिक होगा, कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर मीडियम होगा, वो देखना। किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर रहता है और इसी कारण समान त्रिज्या के खोखले या ठोस गोले पर बराबर आवेश होगा। एक साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर फैलता है और इसे सतह समरूप होती है और आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। असमरूप सतह होगी तो वितरण का घनत्व असीमित या असमान होता है। उन बिंदुओं पर अधिकतम आवेश होगा जहाँ त्रिज्या न्यूनतम होगी। और किसी गोले पर आवेश का वितरण कहाँ अधिक होगा, त्रिज्या कम होगी, वहां पर आवेश का मान क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आ रहा है? या एक दूसरे के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। फिर ये आवेश की प्रकृति। आवेश दो प्रकार का आवेश का वितरण है। आवेश का वितरण दो प्रकार का हो सकता है। किस प्रकार, एक तो होगा सतत वितरण, एक तो क्या होगा सतत वितरण, और एक क्या होगा असतत वितरण। असतत वितरण। अब सतत और असतत वितरण देखना किस प्रकार होगा। असतत वितरण, इस प्रकार के वितरण में बहुत सारे आवेश अलग अलग स्थित होते हैं। मान लो कोई आवेश यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, असतत वितरण होगा। फिर सतत वितरण में, सतत वितरण इस प्रकार के वितरण में किसी वस्तु पर आवेश एक समान या असमान रूप से वितरित रहता है। तीन प्रकार से, समान रूप से या असमान रूप, सतत वितरण में तीन प्रकार से वितरित रहता है। देखना सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण किस प्रकार होता है, जो भी है आवेश का सतत रूप से वितरण तीन प्रकार से होगा। एक तो होगा लंबाई के अकॉर्डिंग, एक होगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एक होगा आयतन के अकॉर्डिंग। रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार से होगा। कैसे कैसे देखना, एक तो होगा रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, आवेश वितरण। दूसरा होगा पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और एक क्या होगा, एक होगा आयतनीय आवेश वितरण। ये क्या होगा, आयतनीय, आयतनीय आवेश वितरण, आवेश वितरण। देखना तीनों में क्या क्या अंतर है, कैसे क्या क्या फॉर्मूला बनता है, जो भी है। अब रेखीय या आवेश घनत्व में क्या होता है कि कोई आवेशित गोला होगा, कोई आवेशित गोला है, उस पर क्या उसके नजदीक क्या ले जानी है, कोई धातु की छड़ ले जाते हैं। क्या करते हैं, आवेशित गोले के नजदीक कोई धातु की छड़ या रोड ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व होगा, क्या होगा यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व। अब इसका मात्रक होता है आवेश अपॉन लंबाई। सूत्र क्या होगा, आवेश अपॉन लंबाई, उपस्थित आवेश अपॉन लंबाई। आवेश अपॉन लंबाई होगा तो लेमडा इज इक्वल टू आवेश को कूलाम और लंबाई को मीटर में। तो लेमडा बराबर क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन एम। और इसका ऐसा ही मात्रक सी अपॉन एम यानी कूलाम अपॉन मीटर। दूसरी बात कर लेते हैं विमा की, तो विमा क्या होगी इसकी, विमा होगी कूलाम को A1 T1 और लंबाई ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक L-1
A1 और T1, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा। फिर होता है सतही आवेश वितरण। सतही आवेश वितरण का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण देखना आप किस प्रकार, एक 2D में घोड़ा रहेगा, समझ आ रहा है। सतही आवेश वितरण इसमें किस प्रकार रहेगा देखें। सतही आवेश वितरण में आवेश अपॉन इसका सूत्र क्या होगा, सिग्मा बराबर आवेश अपॉन क्षेत्रफल। इसका मान यानी चिन्ह क्या होगा, सिग्मा अपॉन बराबर है आवेश अपॉन क्षेत्रफल, आवेश अपॉन क्षेत्रफल। बात कर लेते हैं कि सूत्र की या फिर मात्रक की। तो मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और क्षेत्रफल का क्या होगा, सी अपॉन ए। या क्षेत्रफल किसमें लिया जाता है, एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। और विमा की बात कर लेते हैं किसकी, विमा की। तो विमा क्या होगी, विमा होगी L-2 A1 T1, A1 T1। फिर आगे पृष्ठीय आवेश या आयतनीय आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं, इसकी आयतनीय। तो आयतनीय आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं, तो ये 3D में होगा, कोई 3D में होगा, आपको 2D नजर आएगा। तो आयतनीय आवेश में क्या होगा, रो इज इक्वल टू आवेश अपॉन आयतन, आवेश अपॉन आयतन। ये आयतनीय आवेश घनत्व कहलाएगा। या और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व और ये रेखीय आवेश घनत्व, आयतन होगा। अब बात कर लेते हैं मात्रक की। तो कूलाम अपॉन सी अपॉन आयतन किसमें लिया जाता है, मीटर क्यूब में। विमा क्या होगी, L3 माइनस A1T1, A1T1। तो कुछ इस प्रकार होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, आवेश के क्वांटीकरण की। आवेश के क्वांटीकरण में क्या होता है, एक भौतिक राशि सभी मानों को ग्रहण न करने या न करके केवल विविक्त मानों को ही ग्रहण कर सकती है या ग्रहण करती है, तो इस राशि को क्वांटीकृत कहा जाता है। प्रकृति में संभव न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अतः किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आगे देखना, कल जिसने क्लास नहीं ली है, चलो कोई बात नहीं, आज वापस रिवाइज हो गया होगा, आगे भी देखेंगे। फिर देखेंगे क्वांटीकरण में क्या था, क्वांटीकरण में विविक्त मानों को ग्रहण करती है। Q इज इक्वल टू NE, समझ में आ रहा है, Q इज इक्वल टू NE। और ये NE क्या होगा, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से समझ रहे हो क्या होगा प्लस और माइनस क्यों आया है वो बताओ देखें। एक तो दिशा के समान या क्या होगा, एक तो दिशा के समजातीय में धनात्मक आएगा और विजातीय में क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो पता चला आपको, सजातीय में धनात्मक और विजातीय में ऋणात्मक चिन्ह आएगा। उसके बाद कर लेते हैं किसकी बात, उसके बाद बात कर लेते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश भिन्न के रूप में नहीं होगा, प्लस माइनस के रूप में नहीं होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या घात ऋणात्मक में भी नहीं होगा। फिर है आवेश और द्रव्यमान में तुलना। या आवेश गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान की और स्थिर वैद्युत में आवेश की एक समान भूमिका होती है। तो आवेश, विद्युत आवेश धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, द्रव्यमान कभी भी सदैव शून्य होगा, यानी कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होगा, धनात्मक ही होगा। किसी वस्तु पर आवेश का मान इसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वेग बढ़ने के साथ बढ़ता है। फिर है आवेश क्वांटीकृत राशि है, जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत राशि नहीं है। आवेश
आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति दर्शाता है, जबकि ये ओनली आकर्षण प्रकृति दर्शाता है। फिर है आवेशन की विधियां। हमने कल देखी थी क्या, आवेशन की विधियां, वापस देख लो। किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन की विधि कहलाती है। आवेशन की विधियां, आवेशन की तीन विधियां थी, घर्षण, चालन और प्रेरण। तो देखना, पहले घर्षण। घर्षण द्वारा दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करने ये वस्तुएं आवेशित हो जाती है। दोनों वस्तुओं पर बराबर या विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। इसके एग्जाम्पल है, पहला, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ धनात्मक और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। और छड़ के द्रव्यमान में कमी इसके द्वारा खोई गई इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के तुल्य होती है। एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर छड़ है ऋणावेशित तथा ऊन है वो धनावेशित हो जाती है। बादल आपस में रगड़ने पर घर्षण द्वारा आवेशित हो जाते हैं। सूखे बालों में कंघी घुमाने से आवेशित हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित करती है। उड़ान भरते समय और उतरते समय वायुयान के टायर आवेशित हो जाते हैं, इसी कारण विशेष पदार्थ के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर है, यह तो था घर्षण द्वारा। घर्षण के आपने एग्जाम्पल देख ली, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित। दूसरा कौन सा था, प्रेरण द्वारा या चालन द्वारा, देख लेना। प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशन, किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन या स्थिर वैद्युत प्रेरण। यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूसरी वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अगर मान लो ये क्या है, कोई पदार्थ है, इसके पास अनावेशित पदार्थ ले जाते हैं तो क्या होगा, अनावेशित पदार्थ ले जाने की इसके पास वाली सतह पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। समझ आ रहा है, इसके पास वाली सतह पर क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश, और दूसरी सतह पर क्या आएगा, धनात्मक आवेश आ जाता है। दूसरी सतह पर क्या आ जाता है, धनात्मक आवेश। फिर क्या करते हैं हम, फिर इसको भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देना है, भू संपर्कित कर देते हैं। और भू संपर्कित कर देने पर क्या होगा, ये तो रहेगी धनात्मक पहले वाले आवेशित वस्तु, और ये गोला क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। तो आपके कुछ समझ में आए। तीसरी विधि कौन सी है, तीसरी विधि है चालन द्वारा। इसमें है कि एक और है, प्रेरित वस्तु पर आवेश नियत रहता है। प्रेरित आवेश का मान प्रेरक वस्तु से कम या बराबर हो सकता है। प्रेरित आवेश का मान वस्तु के बराबर या कम हो सकता है, अधिक नहीं होगा। अधिकतम मान कब होगा, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन के। ये 1 अपॉन के क्या है, ये पेरावैद्युतांक या पेरावैद्युतांक या नाभिक वस्तु की धारिता या माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता, इसको प्रेरित प्रेरणीय धारिता या अपेक्षित विद्युतशीलता भी कहा जा सकता है। और इसका मान निर्वात के लिए 1 होगा, वायु के लिए 1.003 होगा, पैराफिन मोम के लिए 2.1 होगा, रबड़ के लिए 3 होगा, ट्रांसफॉर्मर का तेल के लिए 4.5 होगा, कांच के लिए 5 से 10 के मध्य होगा, अब्रक के लिए 6 होगा, सिलिकॉन के लिए 12 होगा, जर्मेनियम के लिए 16 होगा, ग्लिसरीन के लिए 50 होगा, जल के लिए 80 होगा और धातु के लिए अनंत। धातु के लिए कितना होता है, अनंत विद्युतशीलता का मान। अब आता है चालन द्वारा। तीसरी विधि कौन सी आती है, चालन। किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने या दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर उनमें समान रूप से आवेश फैल जाता है, यह चालन द्वारा आवेशन था। अब इसके आगे देखेंगे, अब इसके आगे क्या देखेंगे, इसके आगे देखेंगे हम विद्युतदर्शी। एक छोटा सा है उपकरण, ये एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, 8वीं कक्षा का टॉपिक है। जब एक आवेशित वस्तु को किसी धात्विक कुंडी के संपर्क में लाते हैं तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है एवं प्रतिकर्षित के कारण पत्तियां फैल जाती है। पत्तियों का फैलाव वस्तु पर आवेश की मात्रा के बराबर बारे में अनुमानित जानकारी देता है। यदि आवेश अधिक होगा तो फैलाव अधिक होगा, आवेश कम होगा तो फैलाव भी कम होगा, और ये युक्ति क्या कहलाती है, विद्युतदर्शी। अब आता है कूलाम का नियम। क्या आएगा, कूलाम का नियम।
कूलॉम्स लॉ या कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या कहता है देखना। इसमें दो ही कंडीशन है। आपने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा या गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा दो पिंडों के मध्य, यानी दो स्थिर एवं बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश लेने। पहला Q1 ले सकते हो, दूसरा Q2 ले सकते हो। स्थिर आवेश, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होती है? मान लो R1 होगी, क्या होगी? R। तो हम दो ही कंडीशन, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी लगने वाला बल स्थिर आवेशों के मध्य लगता है और बिंदुवत आवेशों के मध्य भी लगता है। अब कूलॉम के अनुसार निर्वात में Q1 तथा Q2 आवेश R दूरी पर स्थित है, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने देखना पहला क्या बोला था, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 Q2, समीकरण 1। दूसरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूरी कितनी है? R, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 हुए 2 से, क्या लिखना है? समीकरण 1 हुए 2 से F इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो क्या आता है? एक स्थिरांक आता है, समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R²। क्या आता है? के Q1 Q2 अपॉन R²। और के क्या है? समानुपाती नियतांक है। और जिसका मान कितना होता है? के का मान कितना होता है? या के का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। इसे फिर स्थिर विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं किसकी? के की विमा की। के की विमा, न्यूटन की विमा कितनी होती है? भैया नहीं न्यूटन है ना, बल्कि विमा M1 L1 T-2 क्या होती है? T-2। फिर क्या होती है? मीटर स्क्वायर की विमा होती है L2। और नीचे क्या है? नीचे है कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम की होती है A1 T1 और स्क्वायर की क्या होती है? A2 T2। तो इसकी क्या हो जाएगी? M1 L3 T-4 A2। क्या होगी? M1 L3 T-4 A2। अब आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है, आवेशों के मध्य बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। और उसके आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि के का मान किसके बराबर होगा। के का मान किसके बराबर होगा। तो इसके आगे हम देखेंगे के का मान, ये समानुपाती स्थिरांक होता है, उसका मान होता है के इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये किसके बराबर होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये होती है। तो अगर के का मान रख दिया जाए तो क्या होगा? F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। समझ में आ रहा है? यही होगी। अब इसका मान कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट का मान आता है, या इसमें ये रखने पर मान आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और इसकी विमा होगी, इसकी विमा क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट की विमा।
एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी, इसकी विमा होगी इसकी उल्टी। इसकी उल्टी का मतलब m-1 L3-T4 8 2, ये होगी उसकी उल्टी। एप्सिलॉन नॉट किसके उल्टा होता है? एक की विमा के उल्टा होगा सारा सब कुछ। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। फिर बात कर लेते हैं माध्यम की, तो उसको के नोट या के एम मान दे दिया जाता है, उसकी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर होती है माध्यम का परावैद्युतांक या विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर किसके बराबर होगी? एप्सिलॉन एम यानी माध्यम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। निर्वात की विद्युतशीलता यानी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होगी, सापेक्षिक विद्युतशीलता। फिर है निर्वात में, निर्वात में क्या होगा? निर्वात की विद्युतशीलता क्या होगी? माध्यम में बल होगा निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। क्या होगा? एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। अब है समान परिणाम के दो आवेश, एक क्वेश्चन दे रखा है आर दूरी पर स्थित है, तो यदि हम दोनों आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो लगने वाला बल, लगने वाला बल 4 गुना हो जाता है। लगने वाला बल 4 गुना हो जाता है। किस प्रकार? ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद, इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है कि क्वेश्चन क्या कहता है, समान परिणाम के दो आवेश है, आर दूरी पर स्थित है, यदि उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को आधी कर दी जाती है। अब आपको क्या करना है, समान आवेश है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इसके बराबर होगा एफ के। तो आपको क्या बोला गया है, दूरी को आधा करना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आधी का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, तीसरा है तो ऊपर आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन, या के क्यू, समझ में आ रहा है? और आर बाई टू आधी करनी है तो आर बाई टू होगा ना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, एफ डैश बराबर होगा 4 एफ के। किसके बराबर होगा? एफ डैश बराबर होगा 4 एफ के। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इनके मध्य बल 100, यानी दो आवेश है Q1 Q2, उनके मध्य की दूरी है r, और उन पर मध्य लगने वाला बल 100। तो अब उनको, ये तो निर्वात में था, अब वो पानी में ले जाना है, पानी में ले जाने पर उसकी दूरी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, और पानी की विद्युतशीलता कितनी है, 80। तो देखना किस प्रकार होगा। इसका मान आएगा एफ डैश बराबर 4x अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान कितना रखना है, 80 रखना है, यानी वो तो आपने देखा, आधी कर देने पर कितना आता है, एफ डैश बराबर 4 एफ के। समझ में आ रहा है? 4 एफ के बराबर आता ही क्या करेंगे हम, एफ का मान रखेंगे। एफ हमने क्या माना है, एक्स। पानी की या माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होती है, 80। कितनी होगी, 80। 4 का भाग 80 में देने पर कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो क्या होता, एफ डैश इजिकल टू एक्स अपॉन 20, यानी 20वां भाग होगा, बल होगा। निर्वात की विद्युतशीलता ई आर होगी, या निर्वात की विद्युतशीलता एक होती है, हवा की 1.0003 होगी, पानी की 80 होगी, धातु की अनंत होगी। अब है सही कथन है, एप्सिलॉन आर किसके बराबर है, एक से बड़ी या बराबर हो सकती है, और अनंत से छोटी या बराबर हो सकती है। तो यही कथन सही है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस पर, कि कूलाम का नियम माध्यम पर किस प्रकार, कूलाम नियम यानी जो भी लगने वाला बल होगा वो माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल अपॉन, यानी विद्युत स्थिरांक के बराबर होगा। वही एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो एप्सिलॉन किसके बराबर आ जाता है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं किसका है, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या आता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार है देख लेना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का परिणामी बल, अगर मान लो एक पर ही अनेक बल लग रहे हैं तो परिणाम किस प्रकार लगेगा? F इज इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट किस प्रकार? F1 प्लस F2 प्लस F3 इस प्रकार लगेगा। या फिर आप एक, जब दो बलों का परिणामी बल का परिणाम निम्न होगा, दो बलों का परिणामी निकालना है आपको, तो ये तो अनंत के लिए था। अब दो बलों की बात कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? दो बलों का परिणामी निकालना है, ये तो F1 होगा और ये F2 होगा। इसका F नेट ये निकालना है, तो किस प्रकार निकालोगे? वो घटक जोड़ते हो, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा, सॉरी F2 sin थीटा। तो इसका कैसे आएगा? F नेट इज इक्वल टू अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्या आएगा? 2F1 F2 cos थीटा। एवं दूसरा कैसे निकाल सकते हो? tan थीटा इज इक्वल टू, या tan अल्फा, ये क्या होगा? टोटल तो थीटा होगा, थीटा तो इस प्रकार निकलेगा, और ये क्या होगा? अल्फा होगा। tan अल्फा इज इक्वल टू कैसे है? F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा के बराबर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, उसके बाद बात कर लेते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल या कूलॉम बल सदैव आवेशों को मिलने वाली सरलरेखा के अनुदिश कार्य करता है। दो आवेशों के पास में स्थित अन्य कोई तीसरा आवेश इन दोनों के मध्य लाने वाले बल को प्रभावित नहीं करता है। कूलॉम बल क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म के रूप में कार्य करता है। अब है 5 कूलॉम आवेश, 3 कूलॉम आवेश या 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इन दोनों के मध्य 2 कूलॉम आवेश रखा जाए तो इन 2 कूलॉम आवेश पर परिणामी बल होगा। 2 कूलॉम आवेश पर परिणामी बल आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, किस प्रकार होता है देखें। परिणामी बल आपको निकालना है। मान लो पहले तो दो दे रखा है, 5 कूलॉम और 3 कूलॉम, बीच में क्या दे रखा है? 2 कूलॉम, और 2 कूलॉम पर परिणामी निकालना है। और हमें दूरी कितनी दे रखी है? टोटल 30 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानेंगे? 10 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? और इन दोनों के मध्य 20 सेंटीमीटर। तो बात कर लेते हैं परिणामी की। तो पहले एक एफ निकालेंगे 2 पर, तो ये कौन सा बल लगेगा? के F1 3 इंटू 2 बटा आर कितनी होगी? सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, 0.02 का स्क्वायर। तो ये तो एक तो ये हुआ, एक दूसरा एफ कौन सा होगा? ये, इसमें क्या होगा? के इंटू 5 इंटू 2 बटावा 10 का, यानी 0.202 का स्क्वायर। फिर किस प्रकार निकालेंगे? इसको सोल्व करेंगे तो 2 पॉइंट हटाएंगे, यानी 0.2 को हटाने पर, एक पॉइंट के बाद है तो 2 पॉइंट के बाद पॉइंट हटाने पर ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का 25 बार, 25 दूना 50, 25 50 3 150 के। इसका कैसे आएगा? एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, स्क्वायर है इसलिए। एक का स्क्वायर कितना भी करो, 5 दूना 10 और 10 की पावर 3 के। समझ आ रहा है? 1000 के आएगा इसका आंसर। उसके आगे बात कर लेते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य आवेश। फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य आवेश। तो देखना आप किस प्रकार। अब क्या देखेंगे? प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य आवेश। अगर दो प्रोटॉन दे रखे हैं, r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य आवेश या कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल।
कूलाम बल एफ ई अपॉन एफ जी देखना है। ये गुरुत्वाकर्षण होगा और ये कूलाम बल होगा। तो हम देखेंगे पहले एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखेंगे तो पृथ्वी पर देखेंगे तो क्या होगा, के इंटू, या के की जगह डायरेक्ट इसका मान रख दो। कौन सा मान रखोगे, 9 इंटू 10 की घात माइनस या 9। पहला पृथ्वी पर ही है तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। दूसरे का भी यही होगा, क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम अपॉन आर, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या लेते हैं, इसको आप अभी मान नहीं रखोगे, आर स्क्वायर ही रखोगे। इसको सोल्व करने पर किस प्रकार आएगा, 23.014 इंटू 10 की घात माइनस 29 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आया, एफ ई। अब दूसरा निकालना है, एफ जी निकालना है। एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही इसका मान रखोगे तो इसका एफ जी का मान कितना आएगा, एफ जी का मान आएगा 18.37 इंटू 10 की घात माइनस के 65 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, एफ ई अपॉन एफ जी, क्या करेंगे, एफ ई अपॉन एफ जी करेंगे। तो ये रहा एफ ई अपॉन एफ जी। यही बात है कि भाग देना है तो उल्टा करके गुणा कर दो। क्या करेंगे, उल्टा करके गुणा कर दो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा और इसमें इसका भाग दे देने पर क्या आएगा, आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 की घात 36। 1.25 इंटू 10 की घात 36। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर देखने पर किस प्रकार आएगा, वही रखना है मान। तो पहले तो वही आएगा 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा, एफ जी। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, एफ जी आएगा 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 और पृथ्वी की त्रिज्या यानी गुरुत्वाकर्षण 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 लेना है। फिर इसका मान आएगा 5 पॉइंट यानी 552.34 इंटू 10 की घात 73 और इसमें भाग देने पर आएगा 4.17 इंटू 10 की घात 42, जो कि आप कर लेना। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे जो किस प्रकार होगा। हमें परिणामी निकालना है। हमें क्या निकालना है, परिणामी। यहाँ पर दे रखा है 0.4 और यहाँ पर कितना दे रखा है 4.0 और यहाँ पर कितना दे रखा है वो 0.-4। ये वो है निर्देशांक इसके, और यहाँ पर दे रखा है -4 इंटू 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 कूलम यानी यहाँ पर 3 कूलम आवेश है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 कूलम आवेश है और यहाँ पर 4 कूलम आवेश है और इसके केंद्र यानी मूल बिंदु पर 10 कूलम है। इसके केंद्र पर क्या होगा, 0 0 पर 10 कूलम आवेश होगा। तो इसका परिणाम ही निकालेंगे। किस प्रकार निकालते हैं, यदि एबीसीडी में 1 2 3 4 आवेश स्थित है, मूल बिंदु पर 10 कूलम आवेश स्थित है, तो मूल बिंदु व बी के मध्य परिणाम। किस किस के मध्य निकालना है, बी सी डी और ए, मूल बिंदु और इसके मध्य निकालना है परिणामी। समझ में आ रहा है, तो किस प्रकार निकालोगे, देखो देखें, वही के क्या आएगा 4 इंटू 10। समझ में आ रहा है, 10 इंटू 4 बटे हुए आर का मान कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, यही आएगा। फिर फिर आप क्या निकालोगे, इस तरफ निकालोगे। इस तरफ कितना आएगा 10 इंटू 3 यानी यहाँ पर होगा 40 बटे हुए 16 के, यहाँ पर हो जाएगा 30 बटे हुए 16 के। समझ आ रहा है, और यहाँ पर किस प्रकार होगा, यहाँ पर होगा 10 इंटू 4 वही कितना, सॉरी ये होगा यहाँ पर 2 इंटू 10 20 के अपॉन
16, और यहाँ पर कितना होगा 1 × 10 के बटा 16, यही होगा। अब क्या करेंगे हम, अरे अब क्या करेंगे, हमें तो परिणाम ही निकालना है। अब इस 40 के में से आप 20 के निकालोगे तो किस तरफ रहेगा, यहाँ पर रहेगा 20 के अपॉन 16, समझ में आ रहा है। और इस तरफ आप निकालोगे तो 30 के में से 10 के गए तो कितने रहे 20 के अपॉन 16। अब दोनों का परिणाम ही क्या आएगा, दोनों का परिणाम यही होता है, दोनों का परिणाम निकालने पर क्या आएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय। तो दोनों का a² b² तो √2 आ जाएगा, क्या आएगा 20 के अपॉन 16 इंटू √2, यही आएगा। ये दोनों कॉमन आ जाएगा, एक का 1 + 1 का √ क्या होगा, तो ये इस प्रकार आंसर आएगा। फिर उसके बाद हम किसी किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए लेते हैं और उसके तीनों कोणों पर आवेश क्यों लेते हैं, तो उसके परिणामी की गणना करते हैं, देखते हैं किस प्रकार परिणामी आएगा। क्या करेंगे, कोई समबाहु त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे समबाहुभुज त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है, समझ में आ रहा है। क्यों आवेश है, भुजा कितनी है ए ए, तो इसका परिणामी किस प्रकार होगा जो भी देखेंगे, या इसके केंद्र में क्या लेना है क्यों आवेश लेना है, और फिर इसका परिणामी देख लेना है क्यों आवेश पर, तो देखते हैं किस प्रकार होगा। अब त्रिज्या कितनी होगी, या आर का मान कितना होगा इनके बीच की दूरी, आर का मान होगा a/3, क्या हो गई a/3, क्यों अपॉन क्यों, यानी इस पर इस प्रकार निकालना है, क्या निकालना है इस पर इस प्रकार, तो आप क्या बनाओगे, कितने का कोण बनेगा 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है पॉइंट के यानी केंद्र पर कितने का 120 का। फिर कितना आएगा के क्यू क्यू अपॉन √3/2 ए का होल स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ पर भी के क्यू क्यू अपॉन √3/2 का ए का स्क्वायर, यहाँ पर भी यही आएगा के क्यू क्यू अपॉन √3/2 का ए का स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, कोई सा भी एक ले लो, क्या करोगे कोई सा भी एक लोगे तो उसमें आंसर कितना आना है, परिणामी आना है, कितना परिणामी आएगा, कहने का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर की तरफ ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इसका परिणामी कितना होगा, इसका परिणामी होगा 0, क्योंकि वो आपने देखा होगा F1 F2 यानी F1 का स्क्वायर अपॉन F2 का स्क्वायर, और F1 F2 कितना होता है cos थीटा, यानी 2F1 F2 cos थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका परिणामी 0 आएगा। अब उसके बाद एक वृत्त की भुजा देख लेते हैं, समझ में आ रहा है, एक वृत्त की भुजा तो उसमें क्या आएगा, उसका आंसर आएगा के क्यू क्यू अपॉन 2r² प्लस √2 के क्यू अपॉन r²।
किसी भी आवेश का संतुलन तब तक होता रहता है जब आवेश पर परिणामी बल शून्य हो, तथा आवेश के निकाय का संतुलन वर्ष तब होता है जब निकाय में प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य होता है। चलो आवेश कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो एक और है, एक और क्या है कि एक सिद्धांत है कि कूलॉम नियम का सदिश रूप। कूलॉम नियम का सदिश रूप क्या होता है कि F बराबर के Q1 अपॉन Q2 अपॉन एफ आर क्यू, और यहाँ पर होगा R12। समझ आ रहा है? फिर आएगा के Q1 Q2 बटे हुए आर स्क्वायर और आर केफ 12, ये आ जाएगा F इक्वल टू, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा। कल हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।